हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आपका दिव्य ड्रीम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हम पिछली वीडियो में 3 वीडियो बना चुके थे मानव रोग के बारे में और आपने उम्मीद करता हूं कि वो सारी देखी होंगी। लेकिन देखिए दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं उसका नाम है पौधों के विभिन्न भाग। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को उठाने का भी कुछ मोटिव रहा है। मैंने YouTube पर देखा कि लोग पढ़ाने लग रहे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस टॉपिक पे बहुत कम वीडियो मेरे को देखने को मिली, तो मैंने सोचा कि यार इसी टॉपिक पे अपन थोड़ा सा बच्चों के लिए बना दें। तो अपन बात करेंगे कि पौधों के विभिन्न भाग के बारे में। एक क्वेश्चन इसका मान लीजिएगा, पौधों से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, आजकल कुछ वातावरण के अंदर या फिर अपन बात करें कि एक वैश्विक स्तर की बात करें तो उसमें भी इन चीज़ों को थोड़ा सा लिया जा रहा है। ग्लोबल एनवायरनमेंट, हरितगृह प्रभाव, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं समाज के अंदर या फिर वैश्विक स्तर पे जिस पर थोड़ा बहुत वर्क हो भी रहा है। तो हर परीक्षा में इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों पर थोड़ा सा खासा पॉइंट बनता भी है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे पौधों के विभिन्न भागों के बारे में। तो दोस्तों देखिए, आपने सबने एक पौधा देखा होगा और पौधे की बात कर रहा हूँ तो जैसे मान के चलिए ये पौधा है। इस पौधे में दोस्तों 4 भाग आपको दिखाई देते हैं जो मेन हैं, जिनको हमको पढ़ना है। तो पहला भाग अगर हम बात करें तो पहला भाग होता है जड़, दूसरा भाग होता है तना, तीसरा भाग होता है मेरे भाई जड़, तना और पत्ती, और जो चौथा भाग है मेरे भाई वो है पुष्प। पुष्प को अपन लैंगिक अंग भी बोलते हैं। इन सब पार्ट्स को हमको पढ़ना है। देखिए दोस्तों, जड़, तना और पत्ती और क्या पुष्प, इन सब को हमको बारी बारी से पढ़ना होगा और इन सब से एक ना एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता भी है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जड़ की। तो देखिए, जड़ होती क्या है, कहाँ से इसका बनना होता है, कितने तरीके की होती है, क्या क्या इसके रूपांतरण होते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ आप बने रहना। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट भी कर देना, ऐसा हम कुछ चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम पहली पार्ट की बात कर रहे थे और पहला पार्ट था अपना जड़। जड़ आपने सभी ने देखी होगी, और जड़ जो है उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले। देखिए दोस्तों, हम सब ने चने भिगो के खाए होंगे, या फिर आप भिगो के देख लेना अगर नहीं खाया हो तो देखो दोस्तों, अगर हम उसको 2 दिन के लिए अगर भिगोने के लिए रख देते हैं तो उसमें से कुछ ऐसा पार्ट सा निकल आता है। वो पार्ट्स ही अगले पौधे को निर्माण के लिए कुछ एक प्रारंभिक स्थिति बनती है। कहने का मतलब मेरे दोस्तों यही है कि जैसे मान के चलो ये चना है, और इस चने से जैसे हम भिगो रहे हैं तो इसमें से एक ये निकला तंतु सा। इस तंतु के भी 2 भाग होते हैं। इसके तंतु के एक जो नीचे वाला भाग होता है इसको तो बोलते हैं अपन मूलांकुर, और इसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं प्रांकुर। क्या बोलेंगे भाई? प्रांकुर। पहले नीचे वाले भाग को मूलांकुर बोला जाएगा। जैसे ही चने का जो बीज है या फिर जो चना है उसमें से एक तंतु निकला, और तंतु के नीचे वाले भाग को अपन मूलांकुर बोल रहे हैं और ऊपर वाले भाग को अपन प्रांकुर बोल रहे हैं। तो जो ये मूलांकुर है ना, हमें इसी से काम है साहब। जब जड़ पढ़ रहे हैं तो जड़ जब पढ़ रहे हैं तो इस मूलांकुर से ही हमारा एक काम है। तो दोस्तों देखिए, जड़ जो होगी वो बीज पत्र के मूलांकुर भाग से निकलेगी साहब। मूलांकुर भाग मैंने अभी आपको बताया कि होता क्या है। तो जड़ जो है वो बीज पत्र के मूलांकुर भाग से निकलेगी, जिसको क्या बोला जाएगा? जड़। अब जड़ में दोस्तों एक तो आपको क्यूटिकल नहीं मिलेगा,
अब ये क्यूटिकल होता क्या है, इस पे अपन बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं इस पे। और जड़ में एक तो क्यूटिकल नहीं मिलेगा और एक आपको एपिडर्मिस भी नहीं मिलेगी। ये दो चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है, एक तो एपिडर्मिस और एक क्या, क्यूटिकल। ये दो चीज़ें जड़ के अंतर्गत नहीं मिलने वाली हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आगे इन सब पे बात होगी हमारी। तो दोस्तों क्यूटिकल नहीं रहेगी, एपिडर्मिस भी नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो जड़ है ना, इस जड़ को बांटा भी गया है कई भागों में दोस्तों। जड़ कई तरीके की मिलेगी, बीज पत्र से मूलांकुर भाग से जब जड़ बनेगी ना तो बहुत सारे पेड़ पौधों में इसके अलग अलग देखने को चीज़ें मिलती है। तो दोस्तों जड़ के प्रकार की अगर हम बात करें तो जड़ के प्रकार हम पढ़ते आए हैं दो। कितने पढ़ते आए भाई? दो। लेकिन हम दो प्रकार नहीं पढ़ने वाले, हम प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों इसके तीन। कितने पढ़ेंगे भाई? तीन, क्योंकि तीन से ही हमारा काम चलेगा। दो तो हमने पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं में पढ़ा था, लेकिन अब हम कितने पढ़ने वाले हैं भाई? तीन। जड़ के प्रकार पढ़ रहे हैं और जड़ के प्रकारों में हमने इनको तीन भागों में बांट दिया है। और वो तीन भाग क्या क्या होते हैं मेरे दोस्तों, उस पर अगर हम बात कर ले तो देखो, एक तो होता है मूसला मूल, एक हम पढ़ते आए हैं अपस्थानिक मूल। दो जड़ तो हम पढ़ते ही आए हैं, लेकिन एक बीच में जड़ और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है जकड़ा मूल। कौन सी मूल भाई? जकड़ा मूल। तो मूसला मूल जो होगी वो आपको मिलेगी मेरे दोस्तों, मूसला मूल जो है वो मिलेगी आपको द्विबीजपत्री पादपों में। और द्विबीजपत्री पादपों में आपको मूसला मूल देखने को मिलेगी। अब द्विबीजपत्री पादप कैसे होते हैं भाई? ये भी तो समस्या का विषय रहा है कि भाई द्विबीजपत्र क्या होते हैं। द्विबीजपत्री पादप जैसे मैं आपको उदाहरण में बताऊं तो एक आएगा साहब सरसों। सरसों का जो दाना है या फिर सरसों का जो बीज है हम सब ने देखा है दोस्तों। तो द्विबीजपत्र का मतलब जैसे ये सरसों का बीज है, इसके ऊपर हम दो पार्ट करेंगे ना तो ये दो पार्टों में बट जाएगा। तो इस तरीके से द्विबीजपत्री की पहचान होती है। तो दोस्तों मूसला मूल जो है वो कहाँ पे मिलेगी हमें? द्विबीजपत्री पादपों में। और द्विबीजपत्री पादपों का भी उदाहरण अगर हम लें तो कौन सी रहेगी? सरसों। इसमें क्या होगा, इसमें मेरे दोस्तों जो प्राथमिक मूल है वो धीरे धीरे विकास करेगी और प्राथमिक मूल धीरे धीरे विकास करके द्वितीयक मूल तक भी पहुंच जाएगी, द्वितीयक मूल तक भी चली जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि प्राथमिक मूल जो है वो द्वितीयक मूल में परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए मैं बता देता हूँ कि जैसे मान के चलो ये जड़ है, ये भूमि के अंदर जड़ है दोस्तों। अब ये जड़, इसको तो बोलते हैं अपन प्राथमिक मूल। अगर यही मूल अगर द्वितीयक मूलों में बदल जाए, जैसे मैं कहता हूँ कि इस तरीके से और बढ़ जाए, इसको अपन बोल रहे हैं सेकेंडरी रूट या फिर द्वितीयक मूल। तो प्राथमिक मूल भी बन रही है और द्वितीयक मूल भी बढ़ती है। जैसे सरसों के पेड़ को अगर उखाड़ के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। तो प्राथमिक मूल अगर द्वितीयक मूल में बढ़ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मूसला मूल। अब बात करते हैं अपन जकड़ा मूल की। जकड़ा मूल जो है वो मिलेगी आपको एक बीजपत्री पादपों में। एक बीजपत्री पादप कौन सा होता है अगर हम बात करें तो वो होता है साहब गेहूँ। क्या होगा? गेहूँ। एक बीजपत्री पादपों में जकड़ा मूल मिल रही है जिसको अपन बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे गेहूँ में मिलेगी। अगर ये गेहूँ जो है, अगर हम बात करें कि भाई इसमें जो मूल है वो केवल और केवल प्राथमिक मूल तक ही समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसमें केवल और केवल प्राथमिक मूल ही निकलेगी। कहने का मतलब यही है कि अगर मैं बात कर लूँ, देखिए दोस्तों ये गेहूं का पेड़ है तो उसके आपने जड़ देखी होगी तो कुछ इस तरीके की होती है, गुच्छा सा होता है एक तरीके का। अब जो गुच्छा है उसको अपन क्या बोलेंगे? प्राथमिक मूल। केवल प्राथमिक मूल ही बन पाएगी, द्वितीयक मूल इससे कतई नहीं बनेगी। तो द्वितीयक मूल नहीं बन पा रही, केवल प्राथमिक मूल मिल रही है और वो भी किस मिल रही है? गेहूं में। तो इसका मूल किसका उदाहरण है? जकड़ा मूल का। अगर हम बात करें अपस्थानिक मूल की तो इस मूल में मेरे दोस्तों क्या होगा कि पेड़ के
किसी अन्य भाग से, पेड़ के किसी अन्य भाग से इस जड़ का निर्माण होगा। पेड़ के किसी अन्य भाग से इस जड़ का निर्माण होने लग रहा है, तो ये चीज़ कहाँ मिल पाएगी हमें? सबको पता है मेरे दोस्तों। और कौन सी पेड़ में मिल जाएगी बताओ ना? बरगद में। किस में मिलेगी? बता तो दो, किस में मिलेगी? बरगद में। बरगद का पेड़ हम सब ने देखा है, तो उसके शाखाओं से, तना से बरगद के जड़ निकलती है, आपको सबको पता है। तो वो कौन सी मूल में आएगा? अपस्थानिक मूल में। और अपस्थानिक मूल का उदाहरण क्या पढ़ पा रहे अपन? बरगद। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जड़ के 3 प्रकारों के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जड़ की जो स्ट्रक्चर है ना, जड़ की जो संरचना है वो क्या हो सकती है, उसमें जड़ में मिलने क्या क्या वाला है हमको, उस चीज़ पे हम बात करेंगे भाई। जड़ जो है उसमें क्या क्या मिलेगा हमें, उस चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, हम पढ़ रहे हैं जड़ की संरचना। क्या पढ़ रहे हैं भाई? जड़ की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो दोस्तों पहले मैं आपको बना देता हूं कि जड़ दिखती कैसे है। तो दोस्तों आप देखना, देखो मान के चलो ये जड़ है, ये दोस्तों जड़ है। अब इस जड़ में क्या क्या पार्ट हो सकते हैं उन पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो आगे वाला भाग है ना, ये वाला, इसको बोला जाता है मूल गोप। क्या बोला जाएगा? मूल गोप। और इससे ऊपर जो भाग है, जैसे मान के चलो ये वाला, इसको बोला जाएगा विभज्योतक क्षेत्र। क्या बोला जाएगा? विभज्योतक क्षेत्र। अब जो ये जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला, इसको बोला जाएगा मेरे भाई दीर्घीकरण क्षेत्र। क्या बोला जाएगा? दीर्घीकरण क्षेत्र। मैं क्या कह रहा था, जड़ की हम संरचना पढ़ रहे हैं, सबसे जो नीचे वाला पार्ट है वो मूल गोप कहला रहा है, उससे ऊपर जो भाग है वो विभज्योतक क्षेत्र कहला रहा है, उससे जो ऊपर भाग है उसको दीर्घीकरण क्षेत्र बोल रहे हैं, और इससे थोड़े बहुत देखो रोम के टाइप यानी बाल के समान रोम निकलते हैं, जिनको बोला जाता है मूल रोम। 4 पार्ट्स हमको जड़ के अंदर दिखते हैं। कहने का मतलब मेरे दोस्तों यही है कि पहला भाग है मूल गोप, दूसरा है ये जो बाल निकल रहे हैं वो मूल रोम, मूल गोप से जो ऊपर वाला भाग है वो विभज्योतक क्षेत्र है, उससे ऊपर वाला भाग है उसको बोल रहे हैं अपन दीर्घीकरण क्षेत्र। अब इन सब के बारे में हमको अलग अलग पढ़ना होगा कि भाई मूल गोप क्या होता है, विभज्योतक क्षेत्र क्या होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र क्या होता है। तो आइए इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहला पार्ट हमको देखने को मिला मूल रोम। तो देखिए दोस्तों, पहला भाग आ रहा है मूल रोम का। सॉरी, मूल गोप पढ़ लेते हैं पहले। चलिए, सबसे पहला जो भाग है वो है देखो मूल गोप। ये जो मूल गोप होता है ना, ये एक कोशिकीय होगा। सबसे पहली बात, एक कोशिका से मिलकर बनेगा। सबसे पहली बात मूल गोप। मूल गोप जो है वो जमीन में जड़ की लंबाई को बढ़ाएगा। मूल गोप एक कोशिकीय होगा, जमीन में जड़ की लंबाई को ये बढ़ाएगा। और अगर हम बात करें कि भाई देखो जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय जो जल में उगेंगे जो पेड़ पौधे, उनमें मूल गोप बिल्कुल एब्सेंट रहता है।
क्या रहेगा, एब्सेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि जलीय पौधों में मूलगोप हमको नहीं मिलेगा। तो 3 चीज़ें हमने इसमें पढ़ी कि एक कुस्कीय होगा, मूलगोप जो है वो ज़मीन में जड़ की लंबाई को बढ़ाएगा, और मूलगोप जो है वो जलीय पौधों की जड़ों में नहीं मिलने वाला है। तो इन चीज़ों की हमने ऊपर बात की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्षेत्र की तरफ। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा विभवद्योतक क्षेत्र। दूसरा पार्ट है अपना विभवद्योतक क्षेत्र। देखिए दोस्तों, ये एक नाम से ही पता चल रहा है, विभवद्योतक का मतलब है विभाजन। नाम से ही पता चल रहा होगा क्या है भाई, विभाजन। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो कोशिकाएं हैं ना, कोशिकाएं इसमें हमको सघन मिलेंगी। कैसी मिलेंगी, सघन मिलेंगी। और जब कोशिकाएं सघन मिलेंगी तो प्रोटोप्लाज्म भी कैसा मिलेगा, सघन ही मिलने वाला है। 2 चीज़ें हमने पढ़ी कि विभवद्योतक क्षेत्र में जो कोशिकाएं रहेंगी वो सघन रहेंगी। सघन का मतलब पास पास रहेंगी, बहुत ज़्यादा संख्या में रहेंगी। विभवद्योतक क्षेत्र में जो सेल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलेंगी, और जब सेल्स ज़्यादा मात्रा में हैं तो प्रोटोप्लाज्म भी ज़्यादा मात्रा में रहेगा। अब इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाएगी बहुत सारी साहब। विभाजन की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, और जब विभाजन की क्षमता ज़्यादा पाई जाएगी तो ये क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा भी रहेगा। बड़ा कैसे रहेगा कि जैसे ही विभवद्योतक क्षेत्र, जैसे मान के चलिए ये वाला है, अभी बताया था मैंने, इस वाले भाग में विभाजन होते जा रहा है तो ये नीचे खिसकता जाएगा, और ऊपर वाला जो भाग मैंने अभी बताया इसको बोल रहे थे अपन दीर्घीकरण क्षेत्र। और दीर्घीकरण क्षेत्र की जो लंबाई है ना वो बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि भाई विभाजन विभवद्योतक क्षेत्र में होने लग रहा है, जैसे इसमें विभाजन इसमें होगा, लेकिन जो लंबाई है वो दीर्घीकरण जो होगा वो दीर्घीकरण क्षेत्र में होगा। नाम से पता चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि विभव क्षेत्र में विभाजन होगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, मूलगोप आगे बढ़ती चली जाएगी, और दीर्घीकरण के क्षेत्र की जो लंबाई है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। आया बात समझ, ठीक है। अब बात करते हैं कि दीर्घीकरण क्षेत्र हो गया, उसके बाद जो है वो मूल रोम है। मूल रोम निकल रहे थे जैसे ये वाले। मूल रोम क्या करेंगे, मूल रोम का तो एक ही काम है, जमीन से जल लेके आएगा ये, और जल के साथ साथ लाएगा खनिज लवण। क्या पढ़ा, मूल रोम जो है, मूल रोम जो बाल के समान संरचना होती है, या फिर अपन के बगलों में जो निकल कर रहता है, तो मूल रोम में मूल रोम का काम है कि जल और खनिज लवण को लेके आना। तो इस तरीके से हमने जड़ की संरचना को भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आने की थोड़ी संभावना कम ही रहती है, लेकिन अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, अब जो हम बात करेंगे, अब जो बात हम करेंगे उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए भी हैं और आगे आने की संभावना भी रहती है। तो ध्यान फरमाइएगा, इन चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा आते, चीज़ें रटने वाली है थोड़ी सी यहाँ से आगे, उनको आपको रटना पड़ेगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। रूपांतरण पढ़ने वाले हैं, और रूपांतरण क्वेश्चन से आपको पता ही है कि रूपांतरण से तो क्वेश्चन उठते आए ही है। तो देखिए दोस्तों कि रूपांतरण क्या क्या हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रूपांतरण की, और रूपांतरण भी किसका, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। देखो दो रूट हमने बांटी थी, मूसला मूल, अपस्थानिक मूल और जकड़ा मूल। तो इन सब के रूपांतरण पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मूसला मूल के रूपांतरण। मूसला मूल के रूपांतरण क्या क्या हो सकते हैं उस पर अपन बात करने वाले हैं। मूसला मूल हमने आपको बताई थी अभी, प्राथमिक मूल जो है वो द्वितीयक मूल में भी बदलेगी, उसको मूसला मूल कहा जाएगा। मूलगोप में लेगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो मूसला मूल के क्या क्या रूप हो सकते हैं उन चीज़ों पे बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो रूपांतरण मिलेगा वो मिलेगा मेरे दोस्तों तर्करूपी। तर्करूपी एक मिलेगा कुंभी रूपी। तर्करूपी, कुंभी रूपी। तर्करूपी की बात करें, देखो मैं चित्र बना देता हूं।
कुछ इस तरीके का। तर्कु रूपी जो है वो मिलेगा आपको मूली में। किस में मिलेगा भाई? मूली में। तर्कु रूपी मूसला मूल के रूपांतरण पढ़ रहे हैं। पहला रूपांतरण तर्कु रूपी में भी कौन सा आएगा? मूली। दूसरा बात पढ़ रहे हैं अपन कुंभी रूपी। कुंभी जो रूपी है कुंभाकार संरचना आपको जानती ही है, तो कुंभाकार संरचना कुछ इस तरीके से बनेगी। कुंभाकार संरचना कैसी बनेगी? इस तरीके से। और ये मिलेगा हमको गाजर में। किस में मिलेगा भाई? गाजर में। इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है। मूसला मूल के रूपांतरण पढ़ रहे हैं। तर्कु रूपी में हम मूली का उदाहरण देंगे, कुंभी रूपी में हम पढ़ेंगे गाजर को, और तीसरा जो रूपांतरण है वो है मेरे दोस्तों जो सलजम में मिलेगा और चुकंदर में मिलेगा। इसको बोलते हैं चपटा रूपी। तीसरा जो है वो सलजम में चुकंदर में मिलेगा चपटा रूपी। और चौथा जो रूपांतरण है मेरे दोस्तों वो है श्वसन मूल। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको समझना। श्वसन मूल जो है वो मूसला मूल का इम्पोर्टेंट रूपांतरण है। ये मिलेगा राइजोफोरा में। किस में मिलेगा? राइजोफोरा में। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान चलो राइजोफोरा जो है उसकी जो मूल है ना वो भूमि से नीचे से ऊपर आ जाती है, भूमि से हवा में आ जाएगी। कहने का क्या मतलब है? कहने मतलब ये है कि श्वसन मूल जो है वो पाई जाएगी राइजोफोरा में। राइजोफोरा की जो जड़ है ना वो भूमि के नीचे रहेंगी, लेकिन श्वसन करने के लिए इनको कहाँ आना होगा? ऊपर हवा में आना होगा। भाई श्वसन नीचे तो नहीं मिलने वाली, श्वसन तो ऊपर ही मिलेगी वातावरण में, तो भूमि से ऊपर इसको आना पड़ेगा। और भूमि से ऊपर आएगा तो इस तरीके की संरचना हमको देखने को मिल जाएगी। और ऊपर जैसे ही आया तो इस पर एक संरचना पाई जाएगी जिसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इस संरचना को बोला जाएगा न्यूमेटोफोर। अरे क्या बोला जाएगा भाई? न्यूमेटोफोर बोला जाएगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। मूसला मूल के रूपांतरण हमने 4 पढ़े हैं। चारों रूपांतरण की अगर हम बात करें तो एक पढ़ा हमने तर्कु रूपी जो मूली में मिल रहा था, कुंभी रूपी को हमने देखा गाजर में मिल रहा है, चपटा रूपी की अगर हम बात करें तो वो सलजम और चुकंदर में मिल रहा है, श्वसन मूल की बात करें तो राइजोफोरा में मिल रहा है। राइजोफोरा में श्वसन के लिए एक संरचना पाई जा रही थी और उस संरचना का नाम बता रहे थे न्यूमेटोफोर। अब अगर हम बात करें अपस्थानिक मूल के रूपांतरण की, अपस्थानिक मूल के रूपांतरण, तो दोस्तों इसके भी रूपांतरण पढ़ लेते हैं चलते चलते। तो इसके रूपांतरण क्या होंगे? अपस्थानिक मूल के रूपांतरण पढ़ रहे हैं। अपस्थानिक मूल मैंने आपको बताया कि किसी भी पादप के किसी अन्य भाग से, अंदर से नहीं, मूलांकुर से ना होकर किसी अन्य भाग से जो जड़ निकलेंगी उनको अपन अपस्थानिक मूल बोल रहे थे। अपस्थानिक मूल के रूपांतरण की बात करें तो रूपांतरण इसके क्या क्या हो सकते हैं, आइए जरा बात करते हैं। तो अपस्थानिक मूल के रूपांतरण की बात करें तो सबसे पहला रूपांतरण इसका आएगा देखिए, सबसे पहले रूपांतरण आएगा जरामूल। जरामूल जो मिलेगी, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तर्क रूपी मूल का जो उदाहरण है वो क्या है, ऐसे पूछा जाता है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, ध्यान फरमाना। अब इनसे भी क्वेश्चन आएगा, देखो कैसे भाई। अपस्थानिक मूल के रूपांतरण में जरामूल हम पढ़ रहे हैं, और जरामूल के जो उदाहरण है देखिए दोस्तों, ये मिलेगा गन्ना। किस मिलेगा? गन्ना। ये मिलेगा मक्का, ये मिलेगा गेहूं, ETC। जरामूल जो है वो गन्ने में मिल रही है, मक्का में मिल रही है, गेहूं में मिल रही है। दूसरे रूपांतरण की बात करें तो आएगा स्तंभ मूल। स्तंभ मूल मिलेगा साहब कौन से में? बरगद में। किसमें मिलेगा? बरगद में।
एक एक चीज़ पढ़ते चलनी है, एक एक चीज़ से क्वेश्चन आएगा। स्तंभ मूल का उदाहरण है। एग्जाम्पल 4 पेश कर दिए जाएंगे, ऑप्शन 4 पेश कर दिए जाएंगे और आपको उसमें से चुनना किसको होगा? बरगद को। तो बरगद इसका सही आंसर जाएगा, स्तंभ मूल बरगद। अब हम बात करते हैं आरोही मूल। ये सभी जो रूपांतरण है वो किसके चल रहे हैं? अपस्थानिक मूल के। आरोही मूल की अगर हम बात कर ले तो आरोही मूल मिलेगी साहब मनी प्लांट में। मनी प्लांट क्या होते हैं? आजकल इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है, हर घर में आप देखना मनी प्लांट लगे मिल जाएंगे। मनी प्लांट क्या होते हैं? ये दीवारों पर साहब गति कर जाते हैं। आरोही जो जड़ है, आरोही जड़ में हम मनी प्लांट को पढ़ने लग रहे हैं। और मनी जो प्लांट है ना, मनी प्लांट दीवारों पर चढ़ के गति कर लेता है। तो मनी प्लांट जो आएगा वो आरोही मूल में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, अब चौथी जो जड़ है वो है परजीवी जड़। परजीवी जड़ का मतलब है, परजीवी से मतलब है कि दूसरी जगह से खाना पीना खाएगी और दूसरी जगह से खाना पीना तो एक ही जड़ खाती है यार दोस्तों। वो कौन सी है? अमरवेल। कौन सी है? अमरवेल। अब अगर हम बात करें पांचवें रूपांतरण की, पांचवा जो रूपांतरण है वो देखो वायवीय जड़ है। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है भाई। वायवीय जड़ का जो रूपांतरण है उसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा आर्किड। क्या रहेगा भाई? आर्किड। तो हमने चीज़ों के बारे में, इनके बारे में पढ़ा। अपस्थानिक मूल के हमने रूपांतरण पढ़े, उनके उदाहरण पढ़े और ये उदाहरण ही सबसे इंपॉर्टेंट है साहब। गन्ना, मक्का, गेहूँ, इसका बरगद। आरोही मूल का है मनी प्लांट, परजीवी का है अमरवेल और वायवीय जड़ का क्या है? आर्किड। क्या है? आर्किड। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब दोस्तों हम बात करें कि भाई देखो, जड़ हो गई, जड़ के प्रकार हो गए, जड़ के रूपांतरण हो गए बहुत सारे। अब हम बात करते हैं कि देखो जड़ के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। कार्य भी हम थोड़ा सा देखो एक बार चर्चा कर ही लेते हैं। कार्य ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने